कार के प्राइसेस तो बड़े ही बड़े हैं, बट जो इंश्योरेंस है ना वो ही बहुत ज्यादा बढ़ अब चुकी है। ओ माय गॉड, कानों को हाथ लग जाता है अगर आप इंश्योरेंस के प्राइसेस सुन आपको लोगे तो। सारी की सारी नेगेटिविटी साइड में रखते हुए अगर आपने सोच ही लिया आपने इसी कंट्री में आना है, तो क्यों ना। हाय गाइस एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप आप सब लोग हमेशा की तरह बहुत ज्यादा अच्छे होंगे। सो आज की जो वीडियो का टॉपिक है ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है एंड बहुत ही ज्यादा लोगों के दिमाग में आता है। जैसे चाहे आपने 12th की है, चाहे आपने ग्रेजुएशन की है, या आपके अब्रॉड आने के प्लान्स हैं, तो उस टाइम हमारे दिमाग में वेरियस कंट्रीज के ऑप्शंस होते हैं। सो अगर आपके दिमाग में कनाडा भी एक ऑप्शन है एंड आप सोच रहे हो कि यहाँ पे आना चाहिए या नहीं आना चाहिए, सो ये वीडियो जो है वो इसी टॉपिक के रिगार्डिंग है, दैट इज इट वर्थ कमिंग टू कनाडा और नॉट। जो भी आपके दिमाग में क्वेरीज हैं, कंफ्यूजन्स हैं, क्वेश्चंस हैं, इस वीडियो को एंड तक देखने के बाद आपके दिमाग में एक क्लियर इमेज बन जाएगी कि क्या आपको इस कंट्री में आना चाहिए या नहीं। सो मेक श्योर यू वॉच दिस वीडियो टिल द एंड। सबसे पहले जिस टॉपिक के रिगार्डिंग मैं बात करने वाली हूँ वो ऑलमोस्ट सभी के दिमाग में आता है, विच इज जॉब्स। अगर आप किसी कंट्री में आ रहे हो वहां पे सर्वाइवल के लिए ऑब्वियसली आपको जॉब करनी पड़ेगी। एंड जॉब करोगे कैसे जब आपको जॉब मिलेगी ही नहीं। इस टॉपिक के बारे में हम बात करते हैं। कनाडा में इस टाइम जो जॉब की सिचुएशन है, जैसे कि आप बहुत ज्यादा न्यूज में सुन रहे हो, बहुत लोगों के मुंह से सुन रहे हो कि जॉब्स बहुत डिफिकल्ट है मिलना। बट सबके अपने अपने ओपिनियंस होते हैं, अपने अपने व्यूज होते हैं। अकॉर्डिंग टू मी, जो मेरा एक्सपीरियंस रहा है, मुझे भी यहाँ पर आए 2 साल हो चुके हैं, मुझे इतनी प्रॉब्लम नहीं आई थी जॉब ढूंढने में। और मुझे ऐसा लगता है कि अगर आप लोग एक सही तरीके से जॉब अप्लाई करोगे या सही तरीके से जॉब ढूंढोगे, अपना रेज्यूमे उस अकॉर्डिंग बनाओगे, सो क्यों नहीं जॉब मिलेगी। यहाँ पे बहुत अपॉर्चुनिटीज हैं। मेरे अकॉर्डिंग आपको सारी की सारी नेगेटिविटी साइड में रखते हुए अगर आपने सोच ही लिया आपने इसी कंट्री में आना है, तो क्यों ना एक पॉजिटिव दिमाग के साथ, पॉजिटिव माइंडसेट के साथ आओ, स्किल्स पे वर्क करो। अगर आप इंडिया में हो, अगर आप सोच रहे हो जैसे कि आपके अंदर कोई स्किल है, जैसे प्लम्बिंग या फिर इलेक्ट्रिशियन या कुछ कुछ भी आपके अंदर स्किल है, जितना टाइम आपके पास यहाँ रहने के लिए आ गया है, सो आई वुड सजेस्ट कि आप अपनी स्किल्स पे काम करो। उसका सबसे बड़ा बेनिफिट आपको यहाँ पे आके ये होने वाला है कि यहाँ पे स्किल्ड जॉब जो है वो नॉर्मल फैक्ट्री की जॉब लगा लो या फिर किसी भी आप और जॉब से आपको ज्यादा ऑप्शंस मिल जाते हैं, ज्यादा अपॉर्चुनिटीज मिल जाते हैं कि आपको उस फील्ड में जॉब मिल जाएगी। अगर आप किसी स्किल के साथ आ रहे हो ना, आई एम 100% श्योर कि आपका यहाँ पे फ्यूचर या आपके जो इनिशियल डेज हैं या जितना भी टाइम है वो बहुत ही ज्यादा अच्छे तरीके से निकलने वाला है। अगर आप यहाँ पे आ रहे हो, मेक श्योर आप अपनी स्किल्स पे काम करो। अगर आप सोचते हो कि यार मेरे अंदर कोई स्किल तो नहीं है, मैं क्या करूंगा जाके, नई स्किल है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैं भी किसी भी स्किल पे काम करके नहीं आई थी, बट जैसे कि मैंने आपको अपनी प्रीवियस वीडियोस में भी बताया है कि यहाँ पे आने के 1-2 हफ्ते के बाद ही मुझे जॉब मिल गई थी। कैसे मिली थी उसके ऊपर भी मैंने वीडियो बनाई हुई है। आपको सिर्फ अपना रिज्यूमे उस जॉब के अकॉर्डिंग बनाना है। एंड अगर आप वेरियस अलग अलग जॉब्स में अप्लाई करो, फॉर एग्जाम्पल एक जॉब आपने किसी रिटेल में अप्लाई की है, एक आपने सिक्योरिटी में अप्लाई की है, आपको दोनों जॉब्स के लिए एक ही रेज्यूमे नहीं बना सकते। आपको सिक्योरिटी के लिए अलग रेज्यूमे बनाना पड़ेगा, आपको रिटेल स्टोर के लिए अलग रेज्यूमे बनाना पड़ेगा। थोड़े से टिप्स एंड ट्रिक्स हैं, अगर आप वो फॉलो करोगे, क्यों नहीं है जॉब्स, बहुत जॉब्स हैं। कोई भी, मुझे नहीं लगता कोई यहाँ पे बहुत ही ज्यादा देर तक अनएम्प्लॉयड रहता है। सबको जॉब्स मिलती हैं, आपको भी मिलेगी। अगर आपके दिमाग में ये डाउट है कि यार पता नहीं मेरे को जॉब मिलेगी नहीं मिलेगी, वो तो ये कह रहा है उसको जॉब नहीं मिल रही है, न्यूज में ये चल रहा है, बहुत कुछ लोग कहते हैं, बहुत कुछ चल रहा होता है, सबकी स्टोरीज डिफरेंट होती हैं। बट मेरे अकॉर्डिंग बहुत इजीली आपको यहाँ पे जॉब्स मिल जाएंगी। इसी टॉपिक को थोड़ा सा और इलेबोरेट करते हुए, पहले तो मैंने आपको थोड़ा सा पॉजिटिव बताया, बट कहते हैं ना पॉजिटिव के साथ साथ थोड़े से नेगेटिव, नेगेटिव तो नहीं मैं बोलना चाहूंगी, बट चैलेंजिंग जरूर है यहाँ पे जॉब्स ढूंढना। बट अगर आप हार्ड वर्किंग हो ना, हार्ड वर्किंग बंदे के लिए कुछ भी मुश्किल नहीं है। बहुत लोग बोलते हैं यहाँ पे मत आओ, यहाँ पे जॉब्स नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है, विच इज सम पॉइंट तक वो चीज सच भी है। बट ये वही, जैसे कि मैं आपको बता रही थी, आप पे डिपेंड करता है कि आप किस तरीके से जॉब ढूंढ रहे हो या कौन सा तरीका यूज कर रहे हो। मेरे को भी यहाँ पे आए 2 साल हो गए हैं, मैंने आपको पहले भी बताया है कि मेरे को 2 हफ्ते के अंदर जॉब मिल गई थी क्योंकि मेरा तरीका सही था। मैं चाहती हूँ अगर आप लोग यहाँ पे आ रहे हो, एक पॉजिटिव माइंडसेट के साथ आओ। मैं सक्सेसफुल हो सकती हूँ, वाई नॉट यू। इसीलिए यहाँ पे आओ, अपने आप को सक्सेसफुल बनाओ एंड अपनी फैमिलीज को भी सपोर्ट करो। इसके बाद जिसके बारे में मैं बात करने वाली हूँ वो है अकोमोडेशन, हाउसिंग। जो भी आप सुन रहे हो, यहाँ कनाडा बहुत एक्सपेंसिव हो गया, विच इज
ट्रू, यहाँ पे लिविंग कॉस्ट बहुत ज़्यादा महंगी हो चुकी है। फिर आप चाहे अपना रेंट लगा लो या घर अगर आप परचेज करने का सोच रहे हो वो लगा लो, ग्रोसरीज लगा लो, कुछ भी लगा लो। धीरे धीरे हम इस सबके बारे में बात करेंगे। शुरुआत में करना चाहूंगी अकोमोडेशन से, रेंट से। मैं अपना एक्सपीरियंस आप लोगों से शेयर करती हूँ। जब मैं यहाँ पे आई थी, आई थिंक मेरा रेंट था 420 के आसपास शेयरिंग में, एंड वही रेंट 2 साल बाद आज मैं पे कर रही हूँ 700 शेयरिंग में। तो अगर आप प्राइवेट रूम को लेने का सोचते हो तो आपको 950 तक पड़ जाएगा पर मंथ। एंड अगर आप थोड़ी सी उसमें जैसे आप अटैच वॉशरूम लगा लो या थोड़ा फर्नीचर लगा लो तो वो आपको 1100 से 1200 के बीच में भी पड़ सकता है, डिपेंडिंग ऑन द लोकेशन। या ये बात तो बिल्कुल सच है कि यहाँ पे अकोमोडेशन या रेंट वो सब बहुत ही ज्यादा इंक्रीज हो चुका है एज कम्पेयर टू जब मैं आई थी। बट अगर आप जैसे बेसमेंट ले रहे हो तो वो थोड़ा सा रेंट आपका कम हो जाता है। बट अगर आपकी प्रेफरेंस है कि नहीं भाई मैं तो फर्स्ट फ्लोर पे रहूंगा या फिर जो भी ऊपर रहना चाहते हो, बेसमेंट नहीं प्रेफर करते, फिर तो आप लोगों के लिए थोड़ा सा चैलेंजिंग जरूर होगा अगर आप रेंट की बात करोगे तो। इसके बाद मैं बात करने वाली हूँ फूड प्राइसेस की, ग्रोसरी की। जब से मैं आई हूँ तब से लेके अब तक कोई इतना फर्क आया नहीं है। जितना मैं तब पे कर रही थी उतना ही अब पे कर रही हूँ। बट जो मेरे फ्रेंड्स यहाँ पे 5-6 सालों से रह रहे हैं, मेरे कुछ फैमिली मेंबर्स भी हैं, फैमिली फ्रेंड्स भी हैं जो इनको यहाँ पे रहते काफी टाइम हो गया है, उन लोगों के एक्सपीरियंसेस मैंने सुने हैं कि उनके टाइम पे और आज के टाइम पे क्या फर्क है। वो लोग मुझे बताते हैं कि जो ग्रोसरी, जैसे फॉर एग्जाम्पल आपकी ग्रोसरी 300 पूरे मंथ की ग्रोसरी का आपका जो है वो आता है बिल, बट उस टाइम वही 350 या 300 की ग्रोसरी आधे रेट पे थी, $150 की थी। मतलब आधा आधा फर्क हो चुका है उनके टाइम पे और अब के टाइम में। वेजेस में कोई फर्क नहीं आया है, ग्रोसरी के प्राइस बढ़ते जा रहे हैं बट जो मिनिमम वेज है वो उतनी ही है। अभी रिसेंटली कह रहे हैं कि $1 का इंक्रीज हुआ है, बट दैट डज नॉट मेक एनी डिफरेंस। प्राइसेस ग्रोसरी के बढ़ते जा रहे हैं, वेज उतनी ही है। जैसे हम यहाँ पर नॉर्मली महीने में 2 पे चेक्स आते हैं, आप लगा लो आपका जो एक पे चेक होगा ना वो आपकी रेंट एंड ग्रोसरी में ही जाएगा। पहले क्या होता था, उसमें से आपको थोड़ी सी सेविंग्स भी हो जाती थी, जैसे आपका फोन का बिल लगा लो, थोड़े मिसलीनियस खर्चे वो निकल जाते थे। बट आजकल के टाइम पे वो पूरा एक पे चेक आपके रेंट पे एंड आपकी ग्रोसरी पे, दैट्स इट। या ग्रोसरी के भी प्राइसेस काफी ज्यादा बढ़ चुके हैं, वेजेस में कोई फर्क नहीं है। ये एक चैलेंज यहाँ पे जरूर है। इसके बाद हम बात करने वाले हैं कार परचेज की। सभी का ड्रीम होता है कि कनाडा आके हम ये वाली गाड़ी लेंगे, वो गाड़ी लेंगे। मैं मानती हूँ पहले कार्स लेना यहाँ पे बहुत इजी था, बट आज की अगर मैं बात करूँ, कार के प्राइसेस बहुत ज्यादा बढ़ चुके हैं। कार के प्राइसेस तो बड़े ही बड़े हैं, बट जो इंश्योरेंस है ना वो ही बहुत ज्यादा बढ़ चुकी है। पहले इंश्योरेंस कम होती थी, अब ओ माय गॉड कानों को हाथ लग जाता है अगर आप इंश्योरेंस के प्राइसेस सुन लोगे तो। स्पेशली अगर आप न्यू ड्राइवर हो एंड अपना फर्स्ट टाइम अपनी कार परचेज कर रहे हो, फिर तो आपका जो पे चेक आएगा ना, दोनों पे चेक से या तो आप अपना रेंट दोगे, ग्रोसरी दोगे, कार की इंश्योरेंस दोगे, कार की ईएमआई दोगे, पे चेक खत्म। कुछ भी आप सेव नहीं कर पाओगे। अगर आप सोचते हो मैंने अपनी फीस निकालनी है या मुझे अपनी फैमिली को सपोर्ट करना है, कार ले लोगे ना, विच इज इम्पॉसिबल। देन अगर आप कार ले लोगे तो वो चाहे आप कोई नॉर्मल कार भी ले लोगे ना, आपको इंश्योरेंस के रेट इतने ज्यादा पड़ जाएंगे, आप सोचोगे यार ये मैंने क्या कर लिया अपने साथ। पर कहते हैं ना, शौक बड़ी चीज है, शौक का कोई मूल्य नहीं होता। आपने सोच ही लिया कि मैंने गाड़ी लेनी है, आप नए नए कनाडा में आए हो, तो मैं यही सजेस्ट करूंगी कि शुरुआत में, स्टार्टिंग के डेज में आप अपनी जो जर्नी है वो एक सेकंड हैंड कार के साथ स्टार्ट करो। उससे क्या बेनिफिट होगा, अगर आपको सेविंग्स भी करनी है, अपनी फीस भी निकालनी है या और अपनी फैमिली को भी सपोर्ट करना है, आप उस कार की हेल्प से 2 जॉब्स कर पाओगे। वरना नॉर्मली क्या होता है, अगर आपके पास कार नहीं है, आप बसेस में या ट्रांजिट यूज कर रहे हो, आप किसी जॉब पे जाते हो, वापस आते हो, 4 घंटे आपके ट्रांजिट में ही वेस्ट हो जाते हैं। आप 2 जॉब करने के लिए तो हिम्मत ही नहीं बचती है। बट अगर आप कार लेते हो, आप वही 2 जॉब्स कर पाओगे, क्योंकि आपको कहीं भी पहुंचने में कितना, आधा घंटा लग जाएगा, 45 मिनट्स लग जाएंगे, बेटर देन 2 आवर्स। वही आपको 2 जॉब्स करने में हेल्प करेगी अगर आप हार्ड वर्किंग हो तो। आप 2 जॉब्स करके तो कोई भी कार इजीली अफोर्ड कर सकते हो, सेविंग्स कर सकते हो। जब तक आपकी फीस है, जो भी है, फीस दे सकते हो, फीस के बाद आपके पास इतनी सेविंग्स तो हो ही जाएगी कि आप कोई भी अपनी मनपसंद कार ले सकते हो। मैं ये सजेस्ट करूंगी, स्टार्टिंग के डेज में सेकंड हैंड कार से शुरुआत करो एंड देन धीरे 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 आप अपनी फेवरेट कार तक पहुंचो। कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं है, बट इट डिपेंड्स ऑन यू कि आप अपनी लाइफ को किस तरीके से शुरू करते हो, किस तरीके से ऊपर लेके जाते हो। मैंने कुछ बच्चे ऐसे भी देखे हैं जो आते हैं, स्टार्टिंग में आते आते ही मस्टैंग ले लेंगे, कोई बड़ी गाड़ी ले लेंगे, फिर एंड में उनको बेचनी पड़ जाती है, वो भी लॉस में। ऐसा क्यों करना है अपने साथ? शुरुआत अच्छी करो ताकि आपका जो आगे वाला फ्यूचर है वो अच्छा हो। आगे हम बात करेंगे हाउस प्राइसेस की।
इंडिया में क्या, कहीं भी आप सोचते हो अगर आप किसी कंट्री में सेटल होने के लिए जा रहे हो, दिमाग में तो ये आता ही है यार इस कंट्री में मेरा घर होना चाहिए। सो उसी के बारे में मैं बात करूंगी। पहले शुरू करते हैं ओंटारियो रीजन से। अगर आप सोच रहे हो आप यहाँ पे आ रहे हो, ओंटारियो रीजन में आ रहे हो एंड यहीं पर घर लेने का सोच रहे हो, सो लेट मी वार्न यू, यहाँ पे घर लेने के लिए आपकी एनुअल इनकम जो है वो इक्वल टू और मोर देन 200K डॉलर्स होनी चाहिए, which is oh my god a lot and nearly impossible। और उसमें भी कोई बहुत बड़ा घर नहीं आएगा, आपका नॉर्मल एवरेज घर आएगा आपका 200K आपके अगर एनुअल इनकम है तो यहाँ पे क्या होता है 4 टाइम्स जो है वो आपका जो लोन होता है वो अप्रूव होता है। दैट मीन्स कि अगर आपकी 200K इनकम है सो आप 800K तक का घर ले सकते हो, जो कि एक बहुत ही, जिसमें कि बहुत ज्यादा, मैं कैसे बताऊं, बहुत ही एवरेज घर आएगा, बहुत छोटा सा, बहुत पुराना सा। मतलब मैं जब देखने गई थी, एक बारी मैंने देखा था, मेरा फ्रेंड घर ले रहा था तो मैं देखने गई थी, ऐसा घर था कि जो ना मुझे तो पसंद नहीं आया, ना ही उसको पसंद आया था। उसकी इनकम इतनी ही थी। सो उसी के एक्सपीरियंस से मैं आपको बता रही हूँ कि बड़ा ही एवरेज सा घर आएगा जो आपको पसंद भी नहीं आएगा। सो घर लेना तो बहुत चैलेंजिंग है यहाँ पे, स्पेशली अगर आप अकेले सोच रहे हो घर लेने का, फिर तो बहुत ज्यादा मुश्किल है। आई डोंट थिंक कि लोन भी अप्रूव होगा, बट या अगर आप कपल हो या हस्बैंड वाइफ हो फिर थोड़ा सा इजी हो जाता है, क्योंकि वो जो पूरा लोन है ना वो आप 2 लोगों में डिवाइड हो जाता है। सो या 2 बंदे हो फिर थोड़ा सा इजी है, बट या एट द एंड घर लेना तो बहुत ज्यादा चैलेंजिंग है यहाँ पे। बट या मैं किसी को डिस्करेज नहीं करना चाहती, डिमोटिवेट नहीं करना चाहती। सबको पता होने के बाद भी मुझे नहीं लगता कि बहुत लोग वापस जाते हैं, मैं भी यहीं पर ही हूँ। पता होने के बाद भी कि ग्रोसरी के प्राइसेस ज्यादा हैं या फिर घर बहुत महंगे हैं, प्लानिंग करके सारे चलते हैं। सो ये कुछ भी करोगे आप यहाँ पर, अगर आप आ गए हो ना कुछ रास्ता बन ही जाता है, और कुछ रास्ता आपको खुद बनाना पड़ता है। आप पे डिपेंड करता है कि आप किस लेवल तक अपने आप को देखते हो और किस लेवल तक पहुंचना चाहते हो। इट विल ऑल डिपेंड ऑन यू। इसलिए मैं चाहती हूँ कि जो लोगों का ड्रीम है यहाँ पे आना, यहाँ पे आके सेटल होना, सबके ड्रीम्स पूरे होंगे। सो डीमोटिवेट होने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। अगर आप सपने ही नहीं देखोगे तो वो पूरे कैसे होंगे, और सपने पूरे करने के लिए थोड़े चैलेंजेस तो आएंगे। ये भी कोई बहुत ज्यादा बड़े चैलेंजेस नहीं है। अगर आप चलो 5 साल में नहीं ले पाओगे, एटलीस्ट 7 साल में ले लोगे, 8 साल में ले लोगे, बट किसी टाइम पे पहुंच के आपका खुद का घर भी होगा यहाँ पे। अगर इसी के बारे में मैं बात करूँ, अगर आप किसी भी और कंट्री में भी हो और एक एवरेज सैलरी पे जॉब कर रहे हो, वहां पर भी अगर आप घर लेने का सोच रहे हो ना, तो आपको मिनिमम 7 to 8 years तो लगेंगे ही। वही सेम सेम केस यहाँ पर है। कहीं भी चीज को अगर आप जीरो से शुरू करते हो ना, 0 to 100 पहुंचने में थोड़ा टाइम तो लगता है। प्लस आपकी मैनेजमेंट पे सब कुछ डिपेंड करता है। अगर मैं अपनी बात करूं, 2 साल मुझे यहाँ पे आए हो गए हैं, मैंने अभी तक कार नहीं ली है। क्यों? क्योंकि आई एम सेविंग माई मनी फॉर समथिंग इन फ्यूचर, जो कि मैं करने वाली हूँ। सो अगर आप लोग भी इसी तरीके से सोच समझ के चलोगे ना, जो भी आपके ड्रीम्स हैं, जो भी आपके प्लान्स हैं, वो सारे के सारे पूरे होंगे। चाहे फिर वो आप किसी और कंट्री में भी रह रहे हो या फिर अगर आप यहाँ पर आके भी सेटल हो रहे हो, इट विल ऑल डिपेंड ऑन योर मैनेजमेंट एंड आप अपनी लाइफ को किस तरीके से देखते हो आज से कुछ साल बाद। इसके बाद मैं बात करने वाली हूँ यहाँ के मौसम की। जैसे कि आप लोगों को पता ही है, रिसर्च तो इतनी आप लोगों ने की होगी कि यहाँ की जो विंटर्स होती है ना वो थोड़ी सी ज्यादा हार्श होती हैं, स्पेशली अगर आप एक ट्रॉपिकल कंट्री से आ रहे हो। स्टार्टिंग के डेज, अगर आपका तो जैन इनटेक है तो आप दिसंबर में आते हो, तो दिसंबर में यहाँ पे हैवी स्नोफॉल हो रही होती है, स्नो स्टॉर्म्स हो रहे होते हैं, थोड़ा एडजस्ट करने में डिफिकल्टी तो जरूर आती है। बट जब मैं आई थी ना, तो मेरा उस टाइम जो सीजन चल रहा था वो था फॉल। उस टाइम ये कंट्री इतनी ज्यादा ब्यूटीफुल लग रही थी ना। अभी भी मेरा यहाँ का फेवरेट सीजन फॉल ही है। बट क्या बात करें विंटर्स की, थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है। बट या अगर आप स्नो जैकेट्स पहन लो, स्नो शूज पहन लो, वो इतना भी बड़ा चैलेंज मुझे नहीं लगता। मतलब इजीली एडजस्ट हो जाता है धीरे धीरे। सम विंटर्स भी कोई इतनी ज्यादा नहीं है, दिसंबर जैन फेब उसके बाद थोड़ी थोड़ी कम होने लग जाती है। हम जिस कंट्री में रह रहे हैं, जिस कंट्री से आ रहे हैं, वहां जितनी ठंड होती है उससे थोड़ी सी ज्यादा है बस यहाँ पे। बट थोड़ा चैलेंजिंग स्टार्टिंग में हर चीज होती है। मौसम के साथ धीरे धीरे बंदे की बॉडी खुद ही एडजस्ट हो जाती है। चैलेंजिंग है बट यू कैन सर्वाइव दैट वेरी वेरी इजीली। सो किसी कंट्री में आने के अगर थोड़े से चैलेंजेस है ना, तो पर्क्स भी हैं। स्टार्टिंग के डेज थोड़े चैलेंजिंग होंगे जब तक आप एक स्टूडेंट हो। जैसे ही आपका वर्क परमिट आएगा ना, तब से आपकी लाइफ की जो एक्सेलरेशन है ना वो शुरू हो जाएगी। तब तक आपको यहाँ का समझ भी आ जाएगा, आपको एक बेटर जॉब भी मिल जाएगी, एंड जो भी लाइफस्टाइल आप अपने दिमाग में इंडिया से सोच के आए थे या किसी भी कंट्री से सोच के आए थे ना, वो उस पॉइंट ऑफ टाइम पे आप अफोर्ड कर पाओगे, अपनी फैमिली को भी सपोर्ट कर पाओगे, सेविंग्स भी कर पाओगे, एंड
उस पॉइंट पे जब आप पहुंचोगे तो आप सोचोगे कि यहाँ पे आने का डिसीजन तो जो था ना वो इतना भी बुरा नहीं था एंड बहुत अच्छा किया यहाँ पे आके। सो बहुत लोगों ने बहुत नेगेटिव भी बोलते हैं यहाँ पे नहीं आना चाहिए, ये नहीं है, वो नहीं है। कुछ लोग पॉजिटिव भी बोलते हैं, मैं दोनों से अग्री करूंगी। कई लोगों को बहुत चैलेंजिंग लगता है, कई लोगों को बहुत ईजी लगता है। बट मेरा ये वीडियो बनाने का मेन मोटिव यही है कि अगर आप लोग यहाँ पे आने का आपने सोच लिया है ना, डिस्पाइट ऑफ ऑल द नेगेटिविटी, एक पॉजिटिव माइंडसेट रखो, पॉजिटिव माइंडसेट के साथ यहाँ पर आओ। जो भी यहाँ पे आता है सारे सेटल होते हैं। बहुत डिफिकल्ट, कईयों के लिए चैलेंजेस ज्यादा होते हैं, कईयों के लिए कम होते हैं। बट अगर आपको चैलेंजेस ज्यादा भी लग रहे हैं, कम भी लग रहे हैं, एक पॉइंट जरूर आएगा जब आप यहाँ पर अपने आप को कह सकोगे दैट यू आर वेल सेटल्ड। सो इसी नोट पे इस वीडियो को मैं एंड करना चाहूंगी। कनाडा आओ, जरूर आओ, लाखों अपॉर्चुनिटीज हैं, लाखों स्टूडेंट्स आ रहे हैं, लाखों स्टूडेंट्स अपनी फैमिलीज को सपोर्ट कर रहे हैं, यहाँ पे वेल सेटल्ड हो रहे हैं, अपना एक घर ले रहे हैं, 2 घर ले रहे हैं, 3 घर ले रहे हैं एंड बहुत ही ज्यादा अच्छे लाइफस्टाइल के साथ यहाँ पे जी रहे हैं। सो अगर आप लोगों को ये वीडियो थोड़ी इंफॉर्मेटिव लगी है, मेक श्योर आप इस वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। अपने और फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करें जो इस सेम डिलेमा से निकल रहे हैं कि कनाडा जाएं या ना। अगर आप लोगों के दिमाग में कोई भी क्वेश्चन है या कोई भी क्वेरी है या कुछ भी डाउट है ना, आप मुझे मेरे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। आई विल बी मोर देन हैप्पी टू आंसर यू गाइज। तो इसी के साथ मैं आपको मिलूंगी अपनी अगली वीडियो में। टिल देन टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, बाय बाय।